पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। वैसे तो उसूल ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कीमत फ्लैक्चुएट होती है, तो यहाँ भी रद्दोबदल होता है, लेकिन आलमी मार्केट में कोई इतना ज़्यादा इजाफा तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ बढ़ गई। क्या ये 300 तक सिलसिला रुक जाएगा फ़ी लीटर या बढ़ेंगी मज़ीद भी? सो फैसल साहब, गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल कीमतों का रद्दोबदल है उसका जो असर है वो ज़्यादा इसलिए आता है कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा होता है। और अगर पाकिस्तान के रुपये को आप देखें तो पिछले 15 दिन में, जिसमें ये तब्दीली आपको 17 और 20 रुपए की पेट्रोल और डीजल में दिखाई दी है, उसमें एक खातिर खा कमज़ोरी जो है वो आई है। उसकी वजह से जो इंटरनेशनल कीमत थी वो अगर $4-5 ही बढ़ी है, पर हमारा रुपया भी कमज़ोर हुआ है, तो आपको इफेक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल कीमत इस वक्त $85 की है तकरीबन, WTI ब्रेंट की जब मैं देखता हूँ। और पाकिस्तान का जो रुपया है वो पिछले 2 दिन में अगर $7.5 रुपया कमज़ोर हुआ है, तो आने वाले दिनों में जो इस वक्त 14 डेज नेक्स्ट हैं, जो जाकर जब 1 सितंबर को नई कीमत आपके सामने दिखाई देगी, तो ऑब्वियसली ये जो प्रेशर है ये कंटिन्यू ही करेगा अभी भी। पाकिस्तान को आज भी अपने जो कलीदी फैसले हैं वो करने हैं। IMF के प्रोग्राम को बहुत ही मुतहर्रिक होकर चलाना है। जुलाई के जो फिगर्स हैं, आपने चूंकि रुपए की बात की, तो मैं आपके सामने 2 फिगर्स रखता हूं, आप मुझसे बेहतर समझ जाएंगे कि क्यों इस वक्त रुपए की कमजोरी दिखाई दे रही है। सबसे बढ़ के एक्सपोर्ट्स 9% गिरी हैं जुलाई में, जो हमारी रेमिटेंसेज हैं वो 19% गिरी हैं जुलाई कंपेयर टू लास्ट जुलाई। अगर ये दोनों नीचे जा रही होंगी तो ये तो आपकी अर्नर्स हैं डॉलर्स की, तो आपका मतलब है कि डॉलर्स कम आ रहे हैं मुल्क में। तीसरी ये बात है कि हमारा एक्सचेंज रेट जो इंटर बैंक का है वो एक तरह से पेग हुआ है इस वक्त ओपन मार्केट रेट से। हमने IMF से ये तय किया हुआ है कि अगर ओपन मार्केट बढ़ेगा और 1.25% से ज़्यादा का फ़र्क आएगा, तो हम अपने जो एक्सचेंज रेट है इंटर बैंक की जो मार्केट का है उसको भी तब्दील करके उसके करीब ले जाएंगे। ओपन मार्केट में इस वक्त ऑफ कोर्स प्रेशर क्यों है? इसलिए कि स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ है डॉलर में इस वक्त बहुत सी इंपोर्ट हो रही है जो हमने उठाई हुई है फ्रॉम दी इंटर बैंक मार्केट, और कोई भी ये इस वक्त डॉलर की सेलिंग नहीं करना चाहता, बिकॉज सब ये समझते हैं कि ये प्रेशर कंटिन्यू करेगा। और आखिरी बात ये करूंगा रुपए और डॉलर की, उसके बारे में कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी जो मैंने एक्सपोर्ट के रखे हैं आपके सामने, रेमिटेंसेस के रखे हैं, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत की तरफ देखिए। जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो पाकिस्तान के वीक फंडामेंटल्स हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर $8 अरब पे हैं, कम्प्लीटली बोरोड हैं। एक नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स होते हैं, यानी कि 12 माह के पेमेंट्स निकाल कर, वो हाईली नेगेटिव हैं पाकिस्तान के। IMF प्रोग्राम पे डिपेंडेंट हैं आप, रेटिंग में आप कहीं नीचे हैं। शरह नमू जो है वो 2-2.5% से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। एक आखिरी फिगर रखता हूं, पाकिस्तान का पिछले साल का एक डेटा अभी मेरे सामने कल रात ही आया, PBS ने दिया। वो ये था कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो 10% सुकड़ गई है। यानी कि अगर वो 100 रुपए की चीज़ें बनाती थी तो सारे कलीदी सेक्टर्स जो हैं, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, फर्नीचर, सब सुकड़ गए हैं। और अब हमने 90 रुपए की चीज़ें बनवाई, यानी कि 10% जो हमारी LSMI आउटपुट है मुल्क की वो सुकड़ गई है। फ्लड्स का अपना इम्पैक्ट चल रहा है। पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ इन अ सीरियस डिस्ट्रेस। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि केयर टेकर्स किसी प्लान के साथ आ रहे हैं, IMF को हैंडल कर पाएंगे, पाकिस्तान की जो बाकी चीज़ें आपके सामने रखी हैं उनको आगे लेके जाएंगे, वरना डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी। इरशाद साहब, डॉक्टर साहब दो बातें फरमाइए। नंबर 1, ये तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट हैं वो इसलिए कम हो रही हैं कि हमारे यहाँ बिजली के जो रेट हैं, बाकी जो मामला हैं, उसकी वजह से ज़ाहिर बात है मार्केट में हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। लेकिन रेमिटेंसेस में कमी की क्या वजह है? वो तो आदमी एतमाद है हुकूमत पर, हुक्मरानों पर, या हमारे सिस्टम पर? लोग पैसा क्यों भेजना बंद हो गए बाहर से, या कम कर दिया उन्होंने? इरशाद साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पाकिस्तान में अप्रैल 2022 को $3 अरब के करीब की रेमिटेंस आई। इस माह जो जुलाई खत्म हुआ है, $2 अरब के करीब की रेमिटेंस आई। अब पिछले 12 माह में मेरा ये ख्याल है कि रेमिटेंस कम से कम $3-4 अरब पाकिस्तान में आई है, पर वो आई है इनफॉर्मल चैनल से। इरशाद साहब, इसकी कलीदी वजह यह है कि जब हमने अपने एक्सचेंज रेट को रोका और वो 285, 284, 283, 287 था,
तो एक ओपन मार्केट में जो रुपया था वो 10, 12, 15 रुपए महंगा बिक रहा था। तो अगर डॉलर पे आपको 10, 12, 15 ज़्यादा मिल रहे हों, आप $1,000 भी बेचिए तो 12 से 14,000 रुपए ज़्यादा मिल रहे हों, तो लोगों ने तरजीह दी कि वो एक्सचेंज कंपनीज के थ्रू पैसे भेजें। वो फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स की बजाय ये जो हवाला और हुंडी है इसको इस्तेमाल किया उन्होंने, और उसमें एक तीसरी मार्केट क्रिएट हुई। वो मार्केट थी जो एक्सचेंज कंपनी से भी बाहर ऑपरेट कर रही थी। वो ऐसी मार्केट थी जिसमें आपका आईडी कार्ड नहीं मांगा जाता था, आपसे आपका नो योर कस्टमर नहीं होता था, और उसका रेट इससे भी ज़्यादा था। इसलिए इस मार्केट के डिफरेंस ने हमारी रेमिटेंसेस को ऑफलाइन कर दिया है, उसको मेन चैनल से उठा दिया है। ये पैसे तो पाकिस्तान आ रहे हैं, पर ये पाकिस्तान अब उस शक्ल में नहीं आ रहे। और दूसरी ये बात है, ये भी याद रखिए कि अब एक घर जिसमें $1,000 भेजने थे, उसको अगर 2.5 लाख की बजाय 3,10,000 या 3,08,000 आज मिल रहे हों, तो हो सकता है वो $950 भेज दे आपको और उसका काम उसी में हो जाए। सो ये सब वो वजूहात थी जिनकी वजह से हमारी रेमिटेंसेस हर्ट हुई हैं। और पाकिस्तान में अनसर्टिनिटी की वजह से बहुत से ख़ानदान, 12 लाख लोग पाकिस्तान से माइग्रेट कर गए हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर इतने लोग पाकिस्तान से जा रहे होंगे तो ये भी कोई अच्छा ओमन पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान को कलीदी फैसले करने हैं कि पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान की जो फंडामेंटल्स हैं, PIA को रखना है, इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करना है, एग्रीकल्चर को ठीक करना है, मतलब ये सब काम करने बहुत मेहनत तलब काम है। मैं कोई केयर टेकर से नहीं उम्मीद रखता कि वो ये काम कर सकते हैं, बट आने वाली हुकूमत से ज़रूर उम्मीद रखता हूँ। बट केयर टेकर्स एक प्रोफेशनल टीम के साथ आ रहे होंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो IMF का प्रोग्राम और पाकिस्तान के डेट को, आज ही फिगर्स देखिए, 29% डेट बढ़ गया है पिछले जून से, 30% मुल्क का कर्जा बढ़ गया है। जरा सोचिए आप किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसमें ये जो अभी गवर्नमेंट गुजरी है शहबाज शरीफ साहब की, इस पे जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, या उससे पहले जो PTI की गवर्नमेंट थी उस पे जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है? सवाल शुरू कहाँ से होता है? फैसल, आई थिंक कि आज हमें ये बात तय करनी चाहिए कि पिछले कुछ सालों में, जो 5 साल आप काउंट कर लें और 1 से 2 दहाइयों में, हमने ये तय किया है कि हम फंडामेंटल तब्दीली नहीं करेंगे। हम PIA को 14 अरब रुपए देंगे और उन्हें कहेंगे कि चलते रहो। हम ये नहीं मानेंगे कि PIA हम नहीं चला सकते और इसको बेचेंगे। अब आपके सामने सारी हुकूमतों ने अगर ये काम किया है तो आपको ये इस बात से मुतासर हो कि ये कहना चाहिए कि इसका मतलब है कि हम कोई भी कलीदी काम नहीं कर पाए, और चूंकि वो नहीं कर पाए, आज सब हुकूमतों को हम यही समझते हैं कि दे हैव शाइड अवे फ्रॉम टेकिंग द हार्ड कॉल्स इन द इकॉनमी। और वो हार्ड कॉल्स बिजली के सेक्टर में तो यूं ही है कि एक सर्कुलर डेट था, अब आप बता दीजिए, 100 अरब था जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए, 500 अरब था पीपल्स पार्टी छोड़ के गई, 1100 अरब था जब PMLN की हुकूमत छोड़ के गई, 2300 अरब था जब PTI की हुकूमत छोड़ के गई, आज 2400-2500 अरब है। क्या तय किया आपने? तय ये किया कि कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी, कोई भी हुकूमत फंडामेंटल कॉल्स नहीं की इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को उसी तरह चलाते रहे, और इसकी वजह से सवाए कीमत बढ़ाने से हम कोई भी कलीदी फैसला नहीं कर पाए। तो हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं कि गैस का सेक्टर का डेट जो 3-4 साल पहले 0 था, आज 1600 से 1700 अरब पर चला गया है। मेरे लिए ये नंबर्स तशवीशनाक भी हैं और अब उस हद तक चले गए हैं कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी को आने वाले सालों में अनटेनेबल बना रहे हैं। खुदारा ये फैसला कीजिए कि कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, पाकिस्तान की रिपेयर का फंडामेंटल काम शुरू कीजिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ बलूचिस्तान में जो रकम आ रही है बाहर से, उससे कुछ तकवीत मिलेगी। पाकिस्तान की FDI $1.5 अरब पे पिछले साल आ गई है, ये $2.25 अरब ही हुआ करती थी। अब उसको $7-8 अरब पे ज़रूर बिल्ड कीजिए, उससे कुछ तकवीत मिलेगी। पर पाकिस्तान के जो मसाइल हमने अभी आपके सामने रखे हैं, इन पर काम शुरू कीजिए।